चैप्टर 2 अश्वथ आर्यन। देर रात, मुंबई। वो अनजान आदमी टिया को अजीब नजरों से देख रहा था, जो गाड़ी की सीट पर उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। जैसे गाड़ियों का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था, ये आदमी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाना और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को अपने वेपन्स देता था और विदेशों में भी उन्हें भारी कीमतों पर बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। विदेशी सरकारें उसकी कंपनी के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए कितना भी पैसा बहाने को तैयार थी। वेपन्स के अलावा उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था। यही नहीं, उसके कई और अलग अलग बिजनेस भी थे। वो इतना रिच और पावरफुल आदमी था कि उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। उस आदमी की गाड़ियों का काफिला एक आलीशान घर के पार्किंग लॉट में जाकर रुका। 33 साल का यह नौजवान बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। चाहे वो आम लड़की हो या फिर किसी अमीर घराने की बेटी, सब उस पर मरती थी। उसके नाम की दीवानगी हर लड़की के दिल में थी। हर कोई उससे शादी करना चाहती थी। पर इस आदमी के बारे में ये अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं हैं, वो गे है। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। बिजनेस की दुनिया में इस वेपन्स किंग को एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौंद डालता था। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के खतरनाक वेपन्स और डिवाइसेस थे। मतलब वो एक हैकर भी था और इंडिया का वेपन्स किंग भी। वो था आर्यन खानदान का बड़ा बेटा, इहित आर्यन का बड़ा पोता, अश्वत्थ इहित आर्यन। आर्यन खानदान शहर का सबसे इज्जतदार खानदान था। अश्वत्थ का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था आदित्य इहित आर्यन। आदित्य अश्वत्थ से 8 साल छोटा था। उनके साथ उनका मैनेजर प्रत्यूष, पीए ओहस, सेक्रेटरी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था और बाकी बॉडीगार्ड्स थे। अश्वत्थ के सभी साथी भी बहुत हैंडसम थे। अश्वत्थ और उसके साथ बारी सब पार्किंग लॉट में गाड़ियों से उतरे। यह पार्किंग लॉट था अश्वत्थ आर्यन के घर, आर्यन पैलेस का। अश्वत्थ ने बेहोश टिया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी आदित्य परेशान होते हुए बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप ऐसे ही बिना बताए इस हालत में एक लड़की को उठा ले आए हो। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। अभ्रम बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले और तू इस लड़की को ऐसे। अश्वत्थ, छोटा भाई सही कह रहा है, वो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। यह कहकर अभ्रम भाग गया। अश्वत्थ बिना किसी बात पे ध्यान दिए टिया को लेकर घर के अंदर जा चुका था। अश्वत्थ के दादाजी, शहर के सबसे इज्जतदार शख्स, इहित आर्यन का बस एक ही सपना था। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे, पर अश्वत्थ शादी करने के लिए राजी ही नहीं था। और आज जब उनके सामने अश्वत्थ एक अनजान लड़की को लेकर घुसने वाला था तो घर पे बवाल तो होना ही था। दादाजी को अपने पोतों की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए वो हमेशा उनके घर आने का इंतजार करते थे और आज भी वो लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। जब दादाजी ने अपने पोते को एक लड़की को बाहों में उठाए अंदर आते देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अश्वत्थ हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। अश्वत्थ के पीछे बाकी लोग भी डरते डरते अंदर आए। आदित्य प्रत्यूष के पीछे छिप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल बात ये थी कि आदित्य ने थोड़ी सी पी रखी थी और अगर यह बात उसके दादाजी को पता चल जाती
तो वो बहुत नाराज होते। दादाजी ने अपने पोतों को देखा और पूछा, ये लड़की कौन है, इसे यहाँ क्यों लाए हो, और यह बेहोश क्यों है? आदित्य बोला, दादाजी, मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए इसको। भाई, मैंने कहा था ना, दादाजी बहुत नाराज होंगे, अब भुगतो। अश्वत्थ ने नजरें उठा के अपने दादाजी की आंखों में देखा और वो जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया और वो थोड़े शरारती ढंग से अश्वत्थ से बोले, अच्छा, तो चारवी से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अश्वत्थ शांति से बोला, हाँ। अश्वत्थ की हाँ सुनते ही आदित्य का दिमाग चक्कर खा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, और उसे भी यही लगता था कि उसका भाई गे है। अश्वत्थ की बात सुनके सब हैरान रह गए। दादाजी अब थोड़े प्यार से बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारी शादी इसी से होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, मुझे बस अपना परपोता देखना है। आदित्य मन में सवालों का सैलाब आ गया। ये हो क्या रहा है? यहाँ सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है और दादाजी को परपोता या परपोती देखना है। भाई, करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था कि आप गे हो, या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है, आप उस मेकअप की दुकान चारवी को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? भाई कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? इन सवालों से जूझते हुए उसकी नजर किसी और पर पड़ी, वो लड़की जो उसके भाई की बाहों में बेहोश पड़ी थी। वो उसी समय बात बदलते हुए बोला, दादाजी, मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी का ध्यान अब तक अपने पोतों पर था, लेकिन अब पहली बार उन्होंने तिया को ध्यान से देखा, जो अश्वत्थ की बाहों में किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। दादाजी ने तिया के चेहरे को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है अश्वत्थ से बहुत छोटी है। अश्वत्थ के जवाब देने से पहले ही आदित्य बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है, वैसे ही भाई 33 के हैं, और शायद मेरी भाभी यही कोई 21, 22 या 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदित्य बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूंगा, भाई से पूछ लो ना, उनको एग्जैक्ट एज पता होगी। भाई, ये सुनकर सब अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ तिया को बाहों में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसी शांत भाव से उसने दादाजी से कहा, बहुत सवाल है आपके मन में, मैं जनता हूँ, सब जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल ये बेहोश हो गई है, तो बाद में बात करते हैं। दादाजी ने अश्वत्थ को देखा और बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल बात करेंगे, तुम्हारी शादी की। ये सुनकर आदित्य लड़खड़ा गया, लेकिन अश्वत्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वो तिया को लेकर अंदर कमरे में चला गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। बस एक आदित्य अकेला लिविंग रूम में सुन्न खड़ा रहा। कमरे में जाकर अश्वत्थ ने उनके घर की एक सर्वेंट ईशना को इंटरकॉम किया और बोला कि ये लड़की जो मेरे रूम में है, इसके कपड़े चेंज कर दो। यह कहकर अश्वत्थ अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईशना अश्वत्थ की स्टडी में आई। वो थोड़ी परेशान थी। उसे परेशान देख के अश्वत्थ ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईशना हिचकिचाते हुए बोली, बिग बॉस, बात ये है कि
और आधे में ही चुप हो गई। अश्वत्थ, क्या हुआ? ईशना की आंखों में दर्द था। वो बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके पूरे शरीर पर ताज़ा जख्म है। ऐसा लगता है कि उसे 1-2 दिन पहले ही बेरहमी से पीटा गया है। अश्वत्थ को गुस्सा आने लगा और वो सीधा बेडरूम में आया और उसने देखा कि तिया पेट के बल उल्टी लेटी हुई है और उसका शरीर ब्लैंकेट से ढका हुआ है। अश्वत्थ ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ तिया की पीठ को ही देखा। तिया की पीठ पे जख्म थे। अश्वत्थ को तिया की बाजू पर भी चोट के कई निशान दिखाई दिए। अश्वत्थ की आंखें गुस्से में लाल थी। उसने कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन आदित्य अभी भी लिविंग रूम में परेशान इधर-उधर घूम रहा था। तभी उसने उनकी फैमिली डॉक्टर नैना को उनके घर आते देखा और वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही हैं? इन्हें किसने बुलाया? उसने डॉक्टर का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी रात को यहाँ? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। यह सुन के आदित्य फिर से कंफ्यूज हो गया। आदित्य को उसके हैरान हाल में छोड़ के वो सीधे अश्वत्थ के रूम में चली गई। अश्वत्थ के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अश्वत्थ के बेडरूम में लड़की? अपनी हैरानगी को जाहिर करते हुए वो बोली, क्या बात है? सबको लगता है कि आप गे हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो। बीच में ही बात काटते हुए अश्वत्थ बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गे होने या ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए। यह कहकर अश्वत्थ अपने बेडरूम से अटैच्ड बार में चला गए। वहां जाकर वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। एक अच्छा आइडिया मिल गया था उसे चारवी सहाय से शादी ना करने का। चारवी सहाय से शादी ना करने की उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चारवी जितनी अच्छी दिखती थी, उतनी अच्छी थी नहीं, और अश्वत्थ लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता था और चारवी भी उसकी नजरों से नहीं बच पाई थी। पर चारवी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था, तो चारवी से शादी ना करने की सिर्फ एक ही वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती, कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने तिया की फोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही अपने डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तिया फिलहाल उसके लिए खुद को चारवी से बचाने वाली तलवार थी। आखिर क्या है ये खेल जिसमें तिया फंसती जा रही है? क्यों उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा रहा है अश्वत्थ? क्या होगा जब वो बेहोशी से जागेगी और कैसे बच के निकल पाएगी मासूम तिया शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजों से?